हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग आज हिंदी का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2016, 2017, 2018 और 2019 का सभी को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए हिंदी का मैराथन क्लास कराई हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हिंदी के आपके जितने भी टॉपिक है, कहीं भी आपका डाउट है तो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के सारे टॉपिक को हम एक ही क्लास में कराएं, मैराथन क्लास में। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है शेख तकी, सेकंड है अब्दुल समद, थर्ड है मोहम्मद गौस और फोर्थ है रहमान। तो फ्रेंड्स, जो कबीर दास थे उनके सूफी गुरु थे शेख तकी। कौन था? शेख तकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेख तकी। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है ये एक प्रकार का? फर्स्ट ऑप्शन है संस्मरण, सेकंड है कहानी, थर्ड है आत्मकथा और फोर्थ है यात्रा वृत्तांत। फ्रेंड्स देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? आत्मकथा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं ये क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। फ्रेंड्स देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट के लिए भी ये पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी रचना जो अधूरी रह गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी एक मंगलसूत्र रचना है, मंगलसूत्र रचना है जो ये अधूरी रह गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई है उसका नाम क्या है? मंगलसूत्र है। नेक्स्ट है, घड़ी साज शब्द है। फ्रेंड्स देखिए, घड़ी साज शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है देशज, सेकंड है शंकर, थर्ड है विकारी और फोर्थ है रूढ़। तो फ्रेंड्स, जो घड़ी साज है एक प्रकार का संकर शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर बने होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकर, हाइब्रिड। मतलब कि घड़ी साज क्या है? वो एक प्रकार का संकर शब्द है। नेक्स्ट है, रसाल पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड्स, रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोयल का, सेकंड है पान का, थर्ड है आम का और फोर्थ है सगा भाई का। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रसाल है ये आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? आम का। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त, थ, द और ध का उच्चारण स्थान बताइए। त, थ, द, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान, और च वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है? त वर्ग है। ठीक है, तो त, थ, द, ध का उच्चारण करते समय जीभ की नोक ऊपर दांतों को स्पर्श करती है। इस प्रकार यह उच्चारण स्थान किसका है? दंत का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसका उच्चारण स्थान है? ये दंत का है, क्योंकि आप जब त, थ, द, ध करते हैं तो आपकी जो जीभ की नोक है वो दांतों को टच करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि दंत का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, क्या पूछा है? आग और हाथी का तत्सम रूप पूछा है। आग का हो जाएगा अग्नि और हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती। आग का क्या हो जाएगा? तत्सम अग्नि और हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपकार के बदले में किए जाने वाला उपकार। फ्रेंड्स देखिए, जो उपकार के बदले में उपकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपकार के बदले में किए जाने वाला उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, 12 बाट होना। फ्रेंड्स देखिए, 12 बाट होने का मतलब होता है कि उसको कई टुकड़ों में भागना या फिर अलग होना। ठीक है, 12 बाट होना, कई भागों में बांटना। एक लड्डू कई लोगों में बांटने पर उसका 12 बाट होना ही होगा। अगर कोई एक लड्डू है उसको आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के कई लोगों को दे रहे हैं तो क्या लड्डू का क्या हो रहा है? 12 बाट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो अनौपचारिक भाषा होता है, जो अनौपचारिक भाषा होता है उसका स्वरूप कैसा होता है? अनिश्चित होता है। फ्रेंड्स, मैंने औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, जो मैराथन हिंदी की मैराथन क्लास है उसमें सारा तत्सम, तद्भव, समास और आपका जितने भी सारी चीज़ें, अलंकार वगैरह सब एक ही वीडियो में करा है। तो अगर आप लोग को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज, दशानन आदि। फ्रेंड्स देखिए, योग रूढ़ क्या होता है कि ये शब्दों के मेल से बने होते हैं और इनका सार्थक खंड पॉसिबल होता है। और जैसे कि यहाँ पे दे दिया पंकज, ठीक है, इनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तीसरे अर्थ प्रकट करते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हुए ये तीसरे अर्थ प्रकट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग समाज में पढ़े होंगे, जो बहुब्रीहि समाज होता है उसमें तीसरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे दशानन या पंकज जो कीचड़ में कमल खिलता है उसको क्या कहते हैं, पंकज। तो ये तीसरा अर्थ प्रकट करा है। तो योग रूढ़ में आपके सभी बहुब्रीहि समास आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्या आते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। तो ये सब ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वे योग रूढ़ में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2016 का पेपर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट 2017 का देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में किस प्रकार भाषा का विकास किया जाना चाहिए। फर्स्ट है वार्तालाप के द्वारा, सेकेंड है लेखक के द्वारा, थर्ड है वार्तालाप के द्वारा, फोर्थ है सुलेख। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है, वर्णमाला के द्वारा, सेकेंड है लेखक के द्वारा, थर्ड है वार्तालाप और फोर्थ क्या है, सुलेख के द्वारा। फ्रेंड्स देखिए, जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे उनमें भाषा का विकास किस माध्यम से करेंगे, वार्तालाप से। उनसे बातचीत करेंगे, उनके मन के भाव को जानेंगे और बातचीत के थ्रू क्या करेंगे, बच्चों में भाषा का विकास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके, ताकि बच्चा जो इंटरेस्ट ले। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे में भाषा का विकास करते हैं। नेक्स्ट है रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यामिनी, सेकंड है विभावरी, थर्ड है रैन और फोर्थ क्या है, सौदामिनी। फ्रेंड्स देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, सौदामिनी। रात्रि का पर्याय नहीं है क्या, सौदामिनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सौदामिनी। नेक्स्ट है विमुख का विपरीत शब्द क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ अपोजिट पूछा ना। ठीक है, विमुख का अपोजिट शब्द क्या होगा। फर्स्ट है अमुख, सेकंड है उन्मुख, थर्ड है सुमुख और फोर्थ है निर्मुख। तो फ्रेंड्स, विमुख का क्या होता है, उन्मुख होता है। ठीक है, विमुख का अपोजिट क्या होगा, उन्मुख होगा। नेक्स्ट है आँखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आँखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आँख से देखना, जल्दी उठना, होश में आना या समय पर जगना। तो फ्रेंड्स देखिए, आँखें खुलने का मुहावरे का अर्थ होगा क्या, आँखें खुलना मुहावरे का अर्थ होगा होश में आना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि होश में आना, जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरी आँखें खुल गई, मतलब होश में आना, वास्तविकता को देखना। नेक्स्ट है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अत्य, सेकंड है अत और थर्ड है अति और फोर्थ क्या है अ। फ्रेंड्स देखिए, अत्यधिक में उपसर्ग पूछा ना, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। और यहाँ अत्यधिक में पूछा है तो ये इसका हो जाएगा अति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अति क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अति धन अधिक बराबर आपको हो जाएगा अत्यधिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप। फ्रेंड्स देखिए, उत्साह का हो जाएगा आपका, उत्साह का तत्सम उत्साह हो जाएगा और चितेरा का चित्रकार। ठीक है, उत्साह का क्या हो जाएगा, उत्साह, और चितेरा का क्या हो जाएगा, चित्रकार हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबके उपयोग के लिए हो, जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। फ्रेंड्स देखिए, जो सबके उपयोग के लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वोपयोगी, मतलब सबके उपयोग के लिए सर्वोपयोगी। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वोपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में अलंकार कौन सा है। फ्रेंड्स देखिए, नील कमल सी
मुख प्रभा शरद सुधा से बोल, पंक्ति में उपमा अलंकार है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार बताया था कि जहाँ पे सा सी से सी रस आए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या है, सा सी से और सी रस आए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये इसका ट्रिक है। तो यहाँ पे नील कमल सी दिया है ना, यहाँ पे सी आ रहा है। नील कमल से मुख प्रभा शरद सुधा से बोल, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। कहीं पे आपको सा सी से सी रस दिख जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का चांद हाथ आना। फ्रेंड्स देखिए, आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ होगा असंभव वस्तु को प्राप्त कर लेना। फ्रेंड्स देखिए, असंभव वस्तु को प्राप्त कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, आकाश का चांद हाथ में आना। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आकाश का चांद हाथ में आना, इसका अर्थ हो जाएगा असंभव वस्तु को प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है, वीणा वादिनी वरदे, पंक्ति के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स देखिए, वीणा वादिनी वरदे पंक्ति जो है उसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है, निराला जी। ठीक है फ्रेंड्स, वीणा वादिनी वरदे के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दिक और यथाविधि शब्द में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। चतुर्दिक और यथाविधि शब्द में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, चतुर्दिक आ रहा है ना, तो चतुर्दिक यहाँ पे क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, और कहीं पे संख्या आता है तो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी संख्या अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। और यथाविधि, फ्रेंड्स देखिए, यथाविधि में क्या है, आपका उपसर्ग है ना, इसमें अव्ययी भाव, कहीं भी अगर आपको उपसर्ग वाला दिख जाए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास आता है और इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, और जितने भी उपसर्ग वाले आते हैं वो किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में, यथाविधि में यथा जो है क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट है 2018 का पेपर, इसमें पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, सेकंड है उर्दू, थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है हिंदुस्तानी। तो फ्रेंड्स देखिए, मानक हिंदी का मूल आधार जो है वो खड़ी बोली में है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में है, खड़ी बोली में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ नॉट पूछा है ना, तो नॉट वाले क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन कर लिया कीजिए, कहाँ पे नॉट पूछा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट ऑप्शन है भारती, सेकेंड है वीणा पाड़ी, थर्ड है शारदा और फोर्थ है भार्गवी। फ्रेंड्स देखिए, भारती, वीणा पाड़ी और शारदा ये सब सरस्वती जी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ नॉट पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, भार्गवी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक में फ्रेंड्स देखिए, प्रत्यय जो होता है वो कब लगता है, लास्ट में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है। तो यहाँ भिक्षुक पूछा है, भिक्षुक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है उक, सेकंड ऑप्शन है ठक, थर्ड ऑप्शन है टक और फोर्थ ऑप्शन है उत। फ्रेंड्स देखिए, भिक्षुक उकार है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, उक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। फ्रेंड्स, लघु का अपोजिट क्या होगा, दीर्घ होगा। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि लघु का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहलाती है। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है यातायान, सेकंड है ईशान, थर्ड है वायव्य और फोर्थ क्या है, क्षितिज। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ईशान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ईशान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोकिल एवं कूप शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। कोकिल एवं कूप शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, कोकिल का क्या हो जाएगा, आपका कोयल हो जाएगा, और कूप का क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, तद्भव शब्द है। यहाँ पे तद्भव पूछा है फ्रेंड्स,
तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से शब्द हिंदी में आए हुए होते हैं और वो सेम टू सेम संस्कृत के शब्द जिनको हिंदी में यूज़ करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, उसका बदला हुआ रूप होता है। तो यहाँ कोकिल और कूप का तद्भव शब्द पूछा है, तो कोकिल का तद्भव कोयल हो जाएगा और कूप का क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। फ्रेंड्स देखिए ये तो बहुत आसान है, ये आप सभी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो प्र और प्र से हो जाएगा प्रजाति, प्रभाव, और सु से सुलेख और सुविचार। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फ्रेंड्स देखिए समुद्र का 4 पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा, सिंधु, सागर, जलधि, पधोए। क्या क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, सागर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा और पधोई, पयोधि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या है, सिंधु, सागर, जलधि, पयोधि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक दंत, यहाँ क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है ना, एक आ रहा है ना, एक दंत। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि एक दंत हम लोग गणेश जी की आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं ना एक दंत दयावंत। तो ये क्या है, यहाँ बहुब्रीहि समास आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कहीं तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपका एक दंत जो हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और नीलकमल, फ्रेंड्स देखिए जहाँ किसी की विशेषता बताई जाती है, कहीं पर किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कहीं पे किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे कौन सा होता है, कर्मधारय। नीलकमल, यहाँ कमल की विशेषता बताई जाती है, कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है तो आपका यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। खाने का दांत और दिखाने का दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स देखिए खाने के दांत और दिखाने के दांत और मतलब क्या होता है, बाहर भीतर से बहुत अधिक अंतर, मतलब बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं ना बाहर से दिखावा करते हैं और लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। तो जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं वे भीतर से उतने ही जहरीले होते हैं। उनका चरित्र हाथी के दांत की तरह होता है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है काकर पाथर जोरी में, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर पाथर जो की कै मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। फ्रेंड्स देखिए इस पंक्ति के रचयिता कौन है, पूछा है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स ये कबीरदास की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2019 का पेपर। फ्रेंड्स हम लोगों ने 2016, 2017, 2018 के पेपर को डिस्कस कर लिए। जितने भी आपके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं सभी को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। अब 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड है प्रेमचंद और फोर्थ क्या है, महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा के दो दो रचनाओं के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग ये आपका होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे, दो दो तीन तीन रचनाओं के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा के। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक में उपसर्ग पूछा है ना, प्रत्येक, इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा उपसर्ग, इसका हो जाएगा प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रति। प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ज्येष्ठ, ये तो गलत है।
और इसमें भी छोटा सा दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, जेठ ये भी गलत है। यहाँ पे ये सही है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये शुद्ध है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयुक्त करते हैं, उसी प्रकार हम लोग जो संस्कृत के शब्द है उसी को हम लोग हिंदी में सेम टू सेम उसी को यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं उसको, तत्सम कहते हैं। और अगर उसका बदला रूप हम लोग हिंदी में संस्कृत के शब्द का बदला रूप हम लोग संस्कृत में जो संस्कृत के शब्द हैं उसका बदला रूप को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बदला हुआ रूप है तो तद्भव शब्द कहेंगे, और ज्यों का त्यों वैसे ही प्रयुक्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से संयुक्त व्यंजक नहीं है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपका छ हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ज्ञ और श्र। कौन कौन सा, छ ये किससे मिलकर बना होता है, आधा क और श से। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड है आपका त्र, सेकंड क्या है, त्र इज़ ये त प्लस र से मिलकर के बना होता है। थर्ड है आपका ज्ञ। ठीक है, ज्ञ यह किससे मिलकर बना होता है, ज और य से। और फोर है आपका कौन सा, श्र। श्र देखिए फ्रेंड्स किससे बना होता है, श और र से। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये क्या है, आपके चारों संयुक्त व्यंजन है। ये आपके चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें नॉट पूछा है, तो देख लीजिए आप लोग इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, डी वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फ्रेंड्स देखिए पुष्प का पूछा है, तो पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, सुमन हो जाएगा और फूल। ठीक है, ये क्या है, कुसुम, सुमन और फूल। ठीक है, ये क्या है, पुष्प के पर्यायवाची हैं। सेकंड क्या है, बिजली का, तो बिजली को चंचला, चपला और दामिनी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, चंचला, चपला और दामिनी, ये क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह तथा वीणावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। फ्रेंड्स देखिए जीवन निर्वाह, ठीक है फ्रेंड्स, जीवन निर्वाह ये यहाँ पे क्या है, जीवन के लिए निर्वाह। फ्रेंड्स देखिए जीवन निर्वाह में आपका कारक चिन्ह छुपा हुआ है। क्या है इसमें, कारक चिन्ह, और कहीं पर आपका कारक चिन्ह का लोप हो या कहीं कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ये जीवन के लिए निर्वाह, इसमें क्या है, जीवन के लिए निर्वाह, तो इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वीणावादिनी, फ्रेंड्स देखिए वीणावादिनी हम लोग किसको कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है ना, वीणावादिनी अर्थात सरस्वती जी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये आपका जीवन निर्वाह तत्पुरुष समास और वीणावादिनी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। फ्रेंड्स समास और अलंकार वगैरह मैंने आपको मैराथन क्लास में कराया, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स देखिए आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करना। राजा अपने मंत्रियों पर आग बबूला हो गया। राजा जो है अपने मंत्रियों पे आग बबूला हो गया, मतलब अत्यधिक क्रोध किया। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्या पूछा है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण। तो फ्रेंड्स मैंने अलंकार को आप लोगों को ट्रिक से बताया कि कहीं पर अगर वर्ण बार बार आए, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। फ्रेंड्स यहाँ त क्या है, एक त वर्ण है ना, त जो है वर्ण है और क्या है, बार बार आया है। कहीं पर अगर वर्ण बार बार आता है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदा के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी चम्मच में, ऐसे ये आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें च वर्ण बार बार आ रहा है, कहीं पर अगर वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और कहीं पर अगर शब्द बार बार आता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो
यहाँ पे क्या पूछा है आप लोग का, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पूछा है, तो इसका हो जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछा। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें वर्ण बार बार आए वो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द बनाइए। फ्रेंड्स देखिए, उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो दो उपसर्ग बने। फ्रेंड्स देखिए, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो उप का हो जाएगा उपमान, उपग्रह, और प्रति का हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिरूप। नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स हम लोगों ने 2016, 17, 18, 19 सभी के पेपर को, सभी बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न को एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।